हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्वालिफायर। बात करेंगे आज के सेशन में एक बार फिर हम इंग्लिश टीचिंग मेथड के क्वेश्चंस के बारे में। जितने भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस माय डियर हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो करते हैं सेशन की शुरुआत और बात करते हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के बारे में। देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस रेफर्स टू, यानी लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का क्या मीनिंग है या किस चीज को दर्शाता है। तो पहला है कम्युनिकेशन नॉलेज ऑफ ग्रामर, ग्रामर के कम्युनिकेशन नॉलेज को, कम्युनिकेशन नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी को, कैपेबिलिटी ऑफ नॉलेज को, या फिर कम्युनिकेटिव नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी। जरा माय डियर आंसर कीजिएगा आप लोग, इसका सही आंसर आपका कौन सा होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आप जरा बताइएगा क्या होगा। तो देखो, जब भी हम लिंग्विस्ट की बात करते हैं या लिंग्विस्टिक्स की बात करते हैं तो उसमें आपका वोकैबुलरी भी आता है और आपका उसमें ग्रामर भी आता है। तो कुल मिला के आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला माय डियर ठीक बनेगा। इसमें जो सही आंसर बनेगा वो कौन सा होगा? कम्युनिकेशन नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, the material should be according to the child's mental age, mental ability, grade and level. Which principle of teaching is involved in this statement? पूछा गया है कि मटेरियल को एक बच्चे की मेंटल एज, मेंटल एबिलिटी, ग्रेड और लेवल के आधार पर हमें क्या करना चाहिए? प्रिपेयर करना चाहिए। कौन सा प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश ऐसा बताता है? तो कॉन्क्रीटनेस नहीं, ये तो नहीं हो सकता। एक्यूरेसी और करेक्टनेस ये भी नहीं हो सकता। प्रपोर्शन ये भी नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा बताओ? सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। क्या ये आंसर आपका होगा? सिलेक्शन और ग्रेडेशन आपका सही आंसर बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल माय डियर, आपका बिल्कुल सी वाला ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही बनता है। यानी जो आपका एज, ग्रेड और लेवल की बात जो करता है वो सिलेक्शन में होती है। एक्चुअली अगर केवल सिलेक्शन होता, अगर सिलेक्शन और ग्रेडेशन दोनों को अलग अलग करके देखते तो फिर हम सिलेक्शन पर जाते। ये भी ध्यान रखना है ना। अगर हम दोनों को अलग अलग करके देखें तो फिर हम किस पर जाते? सिलेक्शन पर जाते। लेकिन दोनों हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट टू वेरियस कंपोनेंट ऑफ लिंग्विस्टिक लर्निंग कौन से प्रिंसिपल से रिलेट करता है? यानी सभी जो कंपोनेंट होते हैं उन पर इक्वली फोकस करना चाहिए। सभी जो लैंग्वेज आइटम्स हैं उन पर फोकस करना चाहिए। तो क्या हैबिट फॉर्मेशन होगा, इंटरेस्ट होगा, मल्टीलाइन होगा या प्रपोर्शन होगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। सभी पर बराबर आपको है ना, इक्वली एक जो इक्वल रेशियो होता है ना उस पर, उसके आधार पर आपको जोर डालना चाहिए। तो ये तीनों तो हो नहीं सकते थे ना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका माय डियर बिल्कुल ठीक आंसर बनेगा। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमारे इन सेशंस का मेन जो मोटिव है, एक बार मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं कि वो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप लोगों को देना है। आप लाइव क्लासेस में बहुत सारा समय लगा देते हो और उसमें बहुत कम चीज़ें आप सीख पाते हो। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बच्चों को इस तरीके की वीडियोज़ बनाई जाए ताकि टाइम भी कम लगे और बच्चे कम समय में ज़्यादा पढ़ पाएँ। तो उसी में हमारा ये प्रयास है और मुझे आशा है आपको पसंद आएगा। चलो नेक्स्ट देखिएगा। विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश creates a zeal to learn something new in a language? उस प्रिंसिपल का नाम बताना है जो बच्चों के अंदर एक जील, एक तरीके का जो उत्साह भरता है, वो कौन सा है? तो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर है, प्रॉपर ऑर्डर, या फिर द प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन है, या द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन है, या द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन है। देखो, सिलेक्शन में तो आपके 6 कंपोनेंट होते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी हो गया है ना, कवरेज हो गया, रेंज हो गया, लर्नेबिलिटी हो गया, टीचेबिलिटी हो गया, इस प्रकार के होते हैं। और मोटिवेशन प्रॉपर ऑर्डर में हम LSRW की बात करते हैं, हैबिट फॉर्मेशन भी नहीं होगा। बिल्कुल मोटिवेशन जो होगा वही आपका सही आंसर होगा, क्योंकि मोटिवेशन के थ्रू बच्चे के अंदर एक उत्साह और एक नई झील हम क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। इसलिए आपका ये वाला माय डियर स्टूडेंट सही बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। देखिए नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का, चलो खैर इसमें ये थोड़ी सी मिस्टेक है ना। हाँ, तो इसको एक बार हटा देते हैं, मैंने चेक नहीं की थी। चलो कोई नहीं।
यस। तो विच टेक्निक ऑफ रीडिंग इज यूज्ड टू गेट द जीस्ट ऑफ द टेक्स्ट। अगर आपको किसी भी पैराग्राफ की समरी निकालनी है, अगर आपको समरी पर जाना है, तो फिर कौन सा जो यहां ऑप्शन है वो आपका सही होगा? बताओ माय डियर, आपका फिर कौन सा ऑप्शन है वो सही बनेगा? यहां पर कौन सा होगा, फटाफट बताएं जरा। तो स्कीमिंग होगा, लाइब्रेरी होगा, अलाउड होगा, या स्कैनिंग होगा? देखो, स्कैनिंग में तो हम किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ढूंढते हैं, लेकिन अगर हमें उसका सार निकालना हो तो आपको स्कीमिंग करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। स्कीमिंग आप लोगों का बिल्कुल ठीक आंसर बनेगा। विच टीचिंग एड कैन बी यूज्ड टू टीच लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन। अब कौन सा टूल यूज लिया जाता है इस कंडीशन में, अब आपको बताना है। तो पहला है टेक्स्ट बुक, दूसरा है वर्ड कार्ड्स, तीसरा है टेप रिकॉर्डर और चौथा है पिक्चर कार्ड्स। एक बार वापस सुन लीजिएगा क्वेश्चन। विच टीचिंग एड, कौन सा ऐसी सहायक सामग्री है, शिक्षण सामग्री है, जिसका यूज किया जाता है लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ाने के लिए? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट बताएं आपका सही आंसर क्या होगा। देखो, लिसनिंग की अगर हम बात करें तो टेक्स्ट बुक में लिसनिंग का कोई मतलब नहीं है, कार्ड्स में भी नहीं है, पिक्चर में भी नहीं है, बिल्कुल टेप रिकॉर्डर होगा। इसमें तो आपको दिख ही रहा था ना, सिंपल था बिल्कुल। क्या हो जाएगा आपका? टेप रिकॉर्डर माय डियर ठीक आंसर बनेगा। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट देखिए। डैश मेजर्स अ स्टूडेंट्स अचीवमेंट रिलेशन टू ए स्पेसिफिक टास्क विच ही विल लेटर बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म। अब देखो, मेजर्स अ स्टूडेंट्स अचीवमेंट, तो कौन सा टेस्ट इसमें से लिया जाता है? फटाफट बताओ। स्पेसिफिक टास्क विच ही विल लेटर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म, स्टूडेंट्स की अचीवमेंट को मेजर करने के लिए प्रोडक्टिव टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इंटीग्रेटिव टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टेस्ट। फटाफट बताओ आप लोगों का सही आंसर माय डियर क्या होगा? फटाफट बताओ। अचीवमेंट के लिए, किसके लिए किया जाता है? स्टूडेंट की अचीवमेंट के लिए। तो प्रोडक्टिव होगा क्या? नहीं। ऑब्जेक्टिव होगा? नहीं। इंटीग्रेटिव होगा? नहीं। इसमें सही कौन सा बनेगा? प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाता है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाता है, इससे बच्चे की जो अचीवमेंट है उसको क्या किया जाता है माय डियर? मेजर किया जाता है। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट देखेंगे फिर 8 नंबर का क्वेश्चन। जस्ट ए मिनट, 8 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, फटाफट बताएं। डैश टेस्ट मेजर्स द लैंग्वेज स्किल्स नेचुरली। इसको बताओ जरा आप, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट बताओ। क्या होगा सही आंसर? फटाफट बताएं। देखो, कौन सा टेस्ट जो लैंग्वेज की स्किल्स को नेचुरली करता है? तो एमसीक्यू में तो ये तो क्लोज एंडेड होते हैं, इनमें तो फिक्स्ड होता है, रीडिंग में भी नहीं, ऑब्जेक्टिव में भी नहीं। तो इसका सही आंसर बनेगा सब्जेक्टिव टेस्ट जो होता है, एक्चुअली वो बच्चे की जितनी भी क्वालिटीज होती हैं उन सभी को टेस्ट करता है, क्योंकि इसमें बच्चा अपने अकॉर्डिंग और वो मतलब ओपन होता है, वो जैसा चाहे वैसा लिख सकता है, इसलिए आपका सब्जेक्टिव इसका आंसर ठीक बनेगा। व्हाट इज द कॉज ऑफ फेलियर इन लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज? क्या मेन कारण है? तो होम असाइनमेंट, ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ टारगेट लैंग्वेज, और डायग्नोस्टिक टेस्ट, और रीडिंग स्ट्रेटेजी। रीडिंग स्ट्रेटेजी, फटाफट बताओ सही आंसर आप लोगों का कौन सा होगा? फटाफट बता दें माय डियर कि मेन कॉज क्या है सेकंड लैंग्वेज को सीखने में? ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ टारगेट लैंग्वेज, होम असाइनमेंट ये तो होगा नहीं, डायग्नोस्टिक टेस्ट और रीडिंग स्ट्रेटेजी से कोई लेना देना नहीं है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा कि बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड कर देते हैं टारगेट लैंग्वेज को लेकर, तो इसीलिए ये बच्चे उसको अच्छे तरीके से सीख नहीं पाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? बी वाला सही हुआ। ग्रामेटिकल एरर्स रेफर्स टू, ग्रामेटिकल एरर किस में होती है? इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स में? नहीं। स्पेलिंग एरर्स, ये ग्रामेटिकल एरर नहीं है। लेक्सिकल एरर्स, ये भी नहीं है। सिंटैक्स, सिंटैक्स बोले तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये जो है सेंटेंस पैटर्न है ना, उसी में तो होता है, तो एरर्स इन सिंटैक्स को क्या कहा जाता है? ग्रामेटिकल एरर्स कहा जाता है, लेक्सिकल नहीं होता। टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग,
टीचिंग कैन बी डिफिकल्ट, डिजायर्ड गोल ऑफ टीचिंग इंग्लिश कैन बी अचीव्ड, ओनली लिंग्विस्टिक हैबिट्स कैन बी डेवलप्ड, ओनली लर्निंग ऑफ इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज विल बी इनहांस्ड। फटाफट बताओ 11 नंबर में क्या है? टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। अगर आप सेकेंड लैंग्वेज को सीखने के लिए प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग का यूज करते हो तो आपका जो टीचिंग है वो कैसा होगा, या इनमें से जो आपको सबसे सही माय डियर लगता है उसको बताना है। बताओ जरा। टीचिंग कैन बी डिफिकल्ट, ऐसा तो नहीं होगा, टीचिंग थोड़ी ना डिफिकल्ट होगी। दूसरा आपसे पूछा है कि डिजायर्ड गोल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ये हो सकता है। लिंग्विस्टिक हैबिट होती है और नहीं होती, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ओनली लर्निंग ऑफ इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज विल बी इनहांस्ड, नहीं ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल बी ऑप्शन सही होगा। डिजायर्ड गोल जो है टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज का, उसको क्या किया जा सकता है? अचीव किया जा सकता है। अरे मेरे भाई, इसीलिए तो हम यूज लेते हैं किसका? टीचिंग प्रिंसिपल्स का, ताकि भाषा जिसको आप सीख रहे हो उसको आसानी से एक्वायर किया जा सके, उसको आसानी से सीखा जा सके। तो ऑप्शन नंबर आपका 11 में बी ठीक है। 12 जरा देखो। कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज इनेबल्स द टीचर टू एक्सप्लॉइट साउंड psycholinguistic principles, exploit sound educational principles, exploit sound psycholinguistic and educational principles, या फिर none of the above। आप बताओ जरा इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट बताओ। कम्युनिकेटिव अप्रोच जो होती है इंग्लिश लैंग्वेज और टीचर्स को इनेबल करती है, साउंड साइको लिंग्विस्टिक और एजुकेशनल प्रिंसिपल्स को क्या करती है? अनेबल करने का काम करती है ना, बिल्कुल। तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। वन ऑफ द लैंग्वेज डिसऑर्डर इज फाउंड व्हेन लर्नर इज मिसिंग द क्लास, लर्नर इज स्पीकिंग इन क्लास, लर्नर स्पीक्स इन शॉर्ट एंड फ्रेगमेंटेड फ्रेजेज, और लर्नर स्पीक्स द फुल सेंटेंसेज। नहीं, सी ऑप्शन सही होगा, कहीं कोई दोहराया ही नहीं है कि जब बच्चा शॉर्ट और फ्रेगमेंटेड फ्रेजेस बोलता है तो फिर उसे एक क्या मान लिया जाता है माय डियर? उसे क्या मान लिया जाता है भाई? लैंग्वेज डिसऑर्डर मान लिया जाता है ना, फ्रेगमेंटेड फ्रेजेस बोलता है तो। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट देखिए 14 नंबर का। लैंग्वेज डिसऑर्डर मींस व्हेन ए चाइल्ड हैज डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग हिज और थॉट्स, ट्रबल प्रोड्यूसिंग सम साउंड एक्यूरेटली, ईदर और बोथ ए और बी। अब आप बताओ क्या होगा इसमें से सही? 14 नंबर का क्वेश्चन माय डियर आप लोगों के सामने है। अच्छा क्वेश्चन है, जहां तक मुझे लगता है अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। लैंग्वेज डिसऑर्डर के बारे में पूछा है तो क्या होगा बताओ जरा। देखो, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग और डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग हिज और थॉट्स, तो आपका बी इसमें ठीक हो सकता है। अच्छा, सी तो आपका गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी पे हम चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ईदर और बोथ ए और बी, या तो दोनों में से एक, या क्या। वैसे जनरली मेन तो यही है, अंडरस्टैंडिंग की डिसऑर्डर में नहीं होता, मेन तो होता है एक्सप्रेसिंग हिज और थॉट्स इसमें, लेकिन हम ऑप्शंस के आधार पर डी पे जाएंगे। चलो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। 15 नंबर का क्वेश्चन है, जस्ट ए मिनट। अच्छा 14 ही है क्या इसमें? चलो खैर कोई नहीं, इस सेशन में आप लोगों के लिए 14 क्वेश्चन ही थे, है ना। छोटा सेशन हमने बनाया है ताकि आप कम समय में इसको अच्छे से देख पाए। इसको जरा ध्यान रखना, इसमें अगर ये ऑप्शन आए तो अकेला इस पर ही जाएंगे, है ना। वैसे इन दोनों को हम मान सकते हैं, बाकी दोनों में प्रीफर जिसको हम करेंगे वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, तो आज के सेशन में आप लोगों के लिए इतना ही था। बाकी हम नेक्स्ट सेशन में इससे आगे की बात करेंगे, जहां 16 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे, या आपके जितने भी क्वेश्चन इसमें रिमेनिंग रहेंगे, जैसे 25 में से 11 और रहेंगे ना, तो 11 हम डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।